नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रवासन के बारे में, यानी माइग्रेशन के बारे में। और ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जा सके, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। और आपको वीडियोस अच्छी लगती तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियोस को अपलोड करने के लिए। ठीक है, चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रवास यानी माइग्रेशन। अगर माइग्रेशन को सिंपल वर्ड में समझा जाए तो उसका सीधा सा अर्थ यही है, जब एक व्यक्ति या समूह अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर निवास करता है तो हम उसे क्या कहते हैं, माइग्रेशन। ठीक है। अब उसका माइग्रेशन का करने का कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, ठीक है, चाहे सांस्कृतिक हो, कोई भी पीछे का रीज़न हो, लेकिन मेन डेफिनेशन यही रहती है, जब एक व्यक्ति जब अपने निवास स्थान को छोड़ के किसी अन्य स्थान पर चला जाए, भले उसके पीछे कोई भी कारक हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। लेकिन हमें सिर्फ इतना तो पढ़ना नहीं है, तो प्रवास के कारण क्या हैं वो सब भी हमें पढ़ना है, क्या विशेषताएं होती हैं वो भी हमें इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो में ज़रूर बने रहना। इन दिनों कोशिश यही चल रही है कि एक ही वीडियो के अंदर पूरी यूनिट को कवर कर दिया जाए। अगर नहीं हो पाता तो फिर 2 वीडियो आ जाती हैं। ठीक है, चलिए। प्रवास लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना या निवास करना प्रवास कहलाता है। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा था। इसमें निवास स्थान में परिवर्तन होना क्या होता है, मुख्य कारक होता है, यानी कि जहाँ वो पहले से रहता आ रहा है उसमें बदलाव होना क्या होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेन चीज़ तो वही क्या होगी, प्रभावित होगी। डेविड हैरियर के अनुसार अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना प्रवास कहलाता है, यानी कि जहाँ वो पहले से रह रहे थे और वहाँ से क्या हो गए, स्थापित हो गए। तो हमेशा एक किसी राजनीतिक विचार की डेफिनेशन आपको याद रखनी चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा मार्क्स मिले। तो ऐसी सिंपल सी डेफिनेशन इन्होंने दी थी, तो वो है। अब हम पढ़ते हैं प्रवास के कुछ विशेषताएं हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने जन्म स्थान के आवास को बदल कर किसी दूसरे स्थान पर जाएगा, ऑब्वियसली बात है, जिसके द्वारा स्थान परिवर्तन के कारण व्यक्ति के सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि जहाँ वो पहले से रह रहा था वहाँ की सोसाइटी कुछ और थी, अब वो जहाँ जा रहा है वहाँ की सोसाइटी कुछ अलग है, तो भाई सामाजिक परिवर्तन तो होगा ही होगा। प्रवास एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसके कारण व्यक्ति को नए स्थान की परिस्थितियाँ संबंधित अपने आप को क्या होगा, ढालना पड़ेगा। तो जब एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी जाएगा तो कुछ इन्वायरमेंट में तो बदलाव होगा ही, तो उस हिसाब से हम अपने आप को क्या होता है, हमें ढालना भी पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कोई व्यक्ति था, एक नॉर्मल अपने घर में रहता था, अब वो बड़ी बड़ी सोसाइटी में चला गया वहाँ रहने के लिए। ठीक है, बड़ी सोसाइटी में गया है रहने के लिए, तो सोसाइटी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस, कुछ नियम्स होते हैं, तो उसको उस हिसाब से क्या होगा, ढलना पड़ेगा, है ना। नए मित्र भी बनते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर जाएगा तो नए फ्रेंड सर्कल भी बनेगा, है ना। अपने निवास स्थान को बदले बिना व्यवसाय, इसका कहने का मतलब यही है, अगर कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए तो वो प्रवास नहीं कहलाता। ठीक है, इसका मतलब होता है वो वापस नहीं आएगा, प्रवास यही है। प्रवास की प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन की दिशा को स्पष्ट करती है, इसमें जिस समुदाय को छोड़कर व्यक्ति दूसरे समुदाय में जाकर रहना आरंभ करते हैं, उसके फलस्वरूप समुदाय की श्रम शक्ति और सामाजिक संरचना को क्या करेगी, प्रभावित करेगी। बिल्कुल सत्य बात है ये। प्रवास कोई एक रूप नहीं होता, बल्कि इसके विभिन्न आधार पर प्रवास को अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, और क्या क्या मुख्य प्रकार हैं, किन किन हिस्सों में बांटा है, मेन तो वही रहते हैं, या अपने देश में ही हो या किसी अन्य देश में चला जाए, प्रवास 2 ही रहते हैं। लेकिन उसके कारण क्या हैं, अलग अलग हो सकते हैं। कोई राजनीतिक के उस पर जा सकता है, चलो उसको हम पढ़ लेते हैं, आपको सारा समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है, प्रवासन के मुख्य प्रकार, पहला स्थायी है, अस्थायी, स्वैच्छिक या मजबूर, या अंतर्राष्ट्रीय या आंतरिक। ये कुछ टाइप दे रखे हैं। जैसे स्थायी प्रवासन तब होता है जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए और वो उसके वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती कि वो वापस आ जाए। अस्थायी प्रवास समय से सीमित होता है, ये मौसमी रोजगार के लिए हो सकता है कि कुछ लोग कुछ समय के लिए, जैसे होता है ना, यूपी से अलग अलग यूपी, राजस्थान, अलग अलग इलाकों से आते हैं, अपना कृषि उन्होंने मान लो उगाई,
अब उसकी कृषि की क्या होती है, कटाई होती है, जैसे होता है ना पोल्यूशन आ गया दिल्ली में वगैरह, जो भी होता है, मतलब कि लोगों ने बीज डाला, खेती करी, अब सारी फसल तैयार हो गई है, अब उसको बेचने के लिए अलग अलग राज्य में जा रहे हैं। यानी एक टाइम पीरियड के लिए जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, उसको हम प्रवास कह सकते हैं, अस्थायी। लेकिन ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा लिखा था स्वैच्छिक या मजबूर। स्वैच्छिक का मतलब होता है जब एक व्यक्ति अपनी मर्जी से दूसरे स्थान पे चला जाए। जैसे कोई व्यक्ति मान लो गांव में रहता था, अब उसका मन नहीं लग रहा, वो दिल्ली चला गया, ठीक है। अब उसका दिल्ली में मन नहीं लग रहा क्योंकि उसने ग्रो कर लिया, वो सोचा मुंबई चला जाए। ये सारी चीज़ें, यानी कि व्यक्ति जब अपने निवास स्थान को स्वयं की मर्जी से, खुद की मर्जी से क्या कर ले, बदल ले, ठीक है ना। उस पर कोई दबाव नहीं था, वो अपनी मर्जी से उसने माइग्रेट करा, है ना। अगला है मजबूर हो जाना। कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है, उसको मान लो आर्थिक सुविधाएं अच्छी नहीं मिल रही हैं, जैसे बहुत सारे गांव के लोग होते हैं, हॉस्पिटल की सर्विस अच्छी नहीं मिलती, रोज़गार नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ऐसी वही बात कही है। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तब होता है जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यूके से यूएसए जा रहे लोग, है ना। उसी तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं पंजाब के, वो कनाडा जाना चाहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़। आंतरिक का मतलब आंतरिक का मतलब अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य चला गया बंदा, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में चला गया, ये सारी बातें। प्रवासन तब होता है जब लोग एक ही देश या क्षेत्र में प्रवास करते हैं। इसका उदाहरण कोई होगा जो मैनचेस्टर से लंदन जा रहा होगा। अब बड़ा घटिया एग्जाम्पल दे। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एक व्यक्ति दूसरे राज्य में जा रहा हो, अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा हो, चाहे वो रोज़गार के लिए जा रहा हो, जैसे उत्तर प्रदेश से लोगों का दिल्ली में आना रोज़गार के लिए, ठीक है, या अच्छी एजुकेशन के लिए। तो ये साफ एग्जांपल लिख सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय में एक देश से दूसरे देश में जाना, आंतरिक में एक राज्य से दूसरे राज्य भी कह सकते हो, या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र भी कह सकते हो। जैसे दिल्ली के कई सारे इलाके हैं जहाँ पे जाम बहुत लग जाता है, ठीक है, या फिर पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पर किराड़ी इलाका एक ऐसा है, पानी सुविधा दिक्कत होती है उधर। हो सकता है अब कुछ ठीक हो गई हो, लेकिन वहाँ दिक्कत होती थी पानी की, तो वहाँ से लोग क्या करते थे, माइग्रेट होते थे, क्योंकि उनको दैनिक जीवन में दिक्कत आती है, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे लिखा है लोग प्रवास क्यों करते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वैसे देखो, पहला है आर्थिक कारण, कि काम की तलाश में, सामाजिक परिवेश, मतलब कि एक व्यक्ति मान लो जैसे कोई राजस्थानी है, तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि वो ऐसे क्षेत्र में जाए जहाँ पे उसके राजस्थानी लोग हों, या कोई मान लो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, ठीक है, तो वो यही सोचेगा मेरे गांव साइड के लोग हों जहाँ एक इन्वायरमेंट उसे मिल सके, तो वहाँ जा सकता है वो। राजनीतिक प्रवासन, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल के दिल्ली देख लो, ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो अलग अलग राज्य में रहती हैं, लेकिन वो दिल्ली आना चाहती हैं, क्योंकि दिल्ली में काम करना महिलाओं के लिए ज़्यादा आसान है, आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई पैसा नहीं लगता और ईज़िली उनको रोज़गार मिल जाता है, जहाँ तक मैंने महसूस किया है। क्योंकि यहाँ पे मैन मान लो अगर 20,000 रुपये सैलरी ले रहा है, वहीं पे लड़कियाँ जो हैं 15,000 में 16,000 में मिल जाती है उनको सैलरी, क्योंकि उनका जो मेन बजट है जो ट्रांसपोर्ट का वो बच जाता है, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल हो जाती हैं लो सैलरी में भी, ठीक है। हो सकता है कोई इस चीज़ से असंतुष्ट हो, सॉरी, लेकिन जो मेरा फ्रेंड सर्कल रहा है हमेशा, जो मैं लोगों को देखता हूँ, तो उनसे अभी जो आंसर मिले हमेशा यही मिले हैं कि उनको अगर मान लो 25,000 सैलरी की डिमांड करते तो वहीं पे कोई लड़की आ जाती है, वो 20,000 में सैलरी ले जाती है। और अच्छी बात है, उनको क्या मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, इसलिए आप कुछ नया काम ढूँढें जो भी है। चलिए, ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी है कि कहीं ना कहीं रोज़गार जा रहा है। पर्यावरणीय प्रवासन, पर्यावरणीय कारणों के भूकंप जैसी आपदा हो जाए, जैसे जापान है वहाँ पे तो आता ही रहता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इलाका वहाँ पे भी भूकंप आते ही रहते हैं, तो लोग क्या होते हैं, माइग्रेट होते रहते हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं, रीज़न है। ज़रूरी नहीं है जितने रीज़न आपको स्क्रीन पे दिखाई दें उतने ही होते हैं, बहुत सारे रीज़न, अगर आप अपना भी दिमाग लगाओगे तो बहुत सारे आपको रीज़न्स मिल जाएंगे, ठीक है। हम तो सिर्फ उतना डाटा तैयार करते हैं जितना हम अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा तरीके से लिख सकें और हमें ज़्यादा मार्क्स मिल पाएँ। लो यहाँ पर देख लो, और अच्छे से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक या घटक।
पहला है आकर्षक कारक यानी पुल फैक्टर, दूसरा है पुश फैक्टर विकर्षण कारक। अब ये आकर्षक कारक क्या है उसको देख लो भाई। आकर्षक कारक वो कारक है जिसमें प्रभावित होकर व्यक्ति अपना निवास स्थान छोड़कर अन्य आकर्षित स्थानों में बसता है। पहला है रोजगार के लिए, बेटर एम्प्लॉयमेंट, अधिक अच्छी एजुकेशन के लिए, आवास की सुविधाओं के लिए, मनोरंजन के अच्छे संसाधन के लिए, स्वास्थ्य जलवायु के लिए, उन्नत नागरिक जीवन के लिए, यानी कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, जो सोसाइटी वो बहुत अच्छी है, रिस्पेक्टफुल एरिया है। तो ये कुछ ऐसे कारण जिसकी वजह से व्यक्ति क्या कर देता है, निवास बदल देता है। विकर्षण कारक पुश फैक्टर, ये वो कारक है जिनसे प्रभावित होकर व्यक्ति अपना निवास स्थान छोड़ देता है। पहला है निवास स्थल पर रोजगार के अवसर उपलब्ध न होना। फॉर एग्जांपल गांव वगैरह में अच्छे रोजगार नहीं होते तो हमेशा लोग क्या करते हैं, मेट्रो सिटीज़ में जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिल जाए, रोज़गार मिल जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परीक्षण सुविधा, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो क्या करेगा कोई, ठीक है। लोग क्या करते हैं, अगर मान बड़ी बड़ी सोसाइटी में लोग चले तो जाते हैं, लेकिन वो जब देखते हैं कि भाई यहाँ तो मेडिसिन इतनी ज़्यादा महंगी है, तो फिर वो अपने एरिया के ही डॉक्टरों के पास जाके क्या करते हैं, दवाइयाँ लेने की कोशिश करते हैं। सिर्फ कहने के लिए, हो सकता है कुछ बातें सच हो, कुछ झूठ भी हो सकती हैं कि भाई देखो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जो होते हैं ना कि हमारे इलाके में कोई व्यक्ति रहता है लेकिन वो दूसरी सोसाइटी में चला गया, लेकिन वो दवा लेने के लिए आज भी आपके इलाके में आता है, मार्केट करने भी आज भी आपके इलाके में आता है। हो सकता है कहने के लिए कहते होंगे कि यार हमें यहाँ पे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, नहीं, ऐसा भी होता है कि हाँ जहाँ वो रह रही हैं उनको जो सोसाइटी मिल रही है, जो लोग रह रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनको जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो डेली लाइफ की ज़रूरत है, जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, मार्केटिंग है, ठीक है, बाज़ार करना होता है जैसे नॉर्मली सब करते हैं, तो जो जैसे कपड़े ही लेने हैं, दवाई लेनी है, उनकी जो प्राइसिंग होती है ना पॉश इलाके में बहुत ज़्यादा हाई रेटेड होता है। तो जिसकी वजह से वो आदमी सोचता है कि यार कि तो हम ना अपनी सोसाइटी से ही ले लेते जहाँ पहले रह रहे थे, क्योंकि वहाँ रेट अच्छा है और हमें अपने मन मुताबिक चीज़ें क्या होती हैं, मिल जाती है। कि जो कपड़ा यहाँ पे 500 का मिल रहा है वही यही कपड़ा हमारी मार्केट में 200 रुपये का मिल जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं वहीं चले जाते हैं। और दूसरा ये भी बना रहता है कि हम पुराने लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी कहानी हो, लेकिन मुद्दा तो यही रहता है जहाँ तक मेरे को लगता है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कहने के लिए ही होता है कि हम आपसे मिलने आए हैं, कि शुरू के तो महीने ही वो मिलने आते हैं, उसके बाद वो सिर्फ बाज़ार करते हैं और घर निकल जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, यही अर्थ हुआ कि वहाँ की जो मार्केटिंग है वो उनको बहुत महंगी लगती है, जो बजट उनका बिगाड़ सकती है, जिसकी वजह से वो मार्केटिंग करते हैं। चलो कोई बात। मनोरंजन की सुविधा, उन्नति के अवसरों का ना होना, ये सारी चीज़ें नहीं है। सामाजिक बहिष्कार के लोगों ने निकल रहा हो, सामाजिक माहौल प्रतिकूल ना होना, कि सोसाइटी इतनी ख़राब है तो क्या करना, हमें यहाँ नहीं रहना। आतंकवाद, राजनीतिक, सामाजिक, जातिगत, धार्मिक भेदभाव, ये सारी चीज़ें, ओके। कृषि योग, भूमि का अभाव, औद्योगिकरण, नगरीकरण, यातायात की सुविधा, सामान्य जीवन हेतु आर्थिक स्थिति ठीक करना, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो एक व्यक्ति को अपने निवास स्थान को विस्थापित करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करता है, पुश करता है। जिसमें से मेन जो मेरे को लगते हैं, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली में काम करता है तो वो हमेशा ये देखता है, जहाँ वो नौकरी कर रहा हो तो हमेशा सोचता है कि यार उसके घर के आसपास उसकी नौकरी लग जाए, या फिर वो शिफ्ट कर ले जहाँ उसकी नौकरी है वहाँ पर वो अपना घर क्या कर ले, शिफ्ट कर ले। क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना। और बाकी सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल सर्विस है, ये सारी चीज़ें कि उसे ईज़िली मिल जाए। बाकी डेली लाइफ की सबके अपने अपने रीज़न्स हो सकते हैं, ओके। मेरा तो मानना होता भाई ट्रांसपोर्ट हमें मिल जाए जल्द से जल्द, कि हमें कहीं जाना है तो हमें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, यातायात की सुविधाएं मिल जाएं, ठीक है, स्वास्थ्य की मिल जाए, रोज़गार की मिल जाए, मतलब अपने निवास स्थान के आसपास। सबका अपना अपना कारक हो सकता है, मेरा अपना यही है। अगला है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी हो सकता है भाई, राजनीतिक कारक भी प्रवास को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना एक राजनीतिक निर्णय के आधार पर होता है, जिससे ग्रामीण से शहरी प्रवास पर नियंत्रण होता है।
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, क्योंकि गाँव में जो है हमेशा फैक्ट्री अगर डलेगी वो गवर्नमेंट की वजह से डिसीजन से होगा, लेकिन गवर्नमेंट डिसीजन बहुत धीरे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के आम लोगों को रोज़गार वगैरह नहीं मिल पाता। तो वो कहाँ जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं, औद्योगिक सेक्टर की तरफ जाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर नोएडा मिला है। ठीक है। सामाजिक कारक, प्रवास के लिए सामाजिक रीति रिवाज भी उत्तरदायी होते हैं। इसके अंतर्गत विवाह के बाद लड़कियों को अपने पति के घर को प्रवास करना, पिता के मतलब कि वही है, शादी के बाद दूसरे स्थान पर चले जाना, या फिर कोई ऐसा सोसाइटी भी होता है जो उस कल्चर को स्वीकार नहीं कर रहा, जो नई जनरेशन जिसको लेके आ जाती है। ठीक है, सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, हम लोग गाँव समाज उसको स्वीकार नहीं करता, तो इस कारण भी लोगों को क्या करना पड़ता है, अपना प्रवास करना पड़ जाता है। ठीक है। जनांकी के कारक यानी डेमोग्राफिक फैक्टर, जहाँ पुरुष सबसे ज़्यादा होंगे, मेल स्पेसिफाइड बर्थ रेट यहाँ मेल बर्थ रेट यहाँ पर क्या है, कम है, तो बाहर से लोगों को बुलाना पड़ेगा। ऐसा एग्जांपल लंदन में भी है, जहाँ पे लड़कों की बहुत कमी है, तो बहुत सारे लड़कों को बाहर से जाते हैं। ऐसी जापान है, अन्य अन्य लोगों को वो क्या करते हैं, बुला रहे हैं कि वो जापान में जाएं, निवास करें, वहाँ की पॉपुलेशन क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। उसी तरीके से अगर भारत की बात करें, हरियाणा का एक इलाका है जहाँ पे महिलाओं की कमी है, जिसकी वजह से अलग अलग इलाकों से महिलाएं आती हैं ताकि वहाँ पे संतुलन बन सके। ठीक है, एक संतुलन की स्थिति बनाई जा सके, है ना, जनसंख्या में। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से लोगों को प्रवास करना पड़ता है। अब थोड़ा सा हम अवैध प्रवास भी पढ़ देते हैं। इल्लीगल माइग्रेशन, तो इल्लीगल तो वही कि देखो, अवैध प्रवासी वह व्यक्ति जो बिना अनुमति और आवश्यक दस्तावेजों के रोज़गार, शिक्षा या अन्य हितों के लिए किसी देश में प्रवेश करता हो या वो वास करता हो। ठीक है, ओके, मतलब उसके वो गलत तरीके से घुस के आ गया, भले उस पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमें चाहिए थे वो नहीं थे, लेकिन तो वो इल्लीगल माइग्रेशन ही क्या होगा, माना जाएगा। भारत में अवैध प्रवास के परिणाम क्या है, असुरक्षा की भावना का संघर्ष हो सकता है। वैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी आप इसको समझ लो कि क्या हो सकता है इसका रिजल्ट। असुरक्षा, ऑब्वियसली बात है, सीमा देख लो। हाँ, एक लव स्टोरी ये चल रही है, अच्छी है, देखने को सुनने के लिए अच्छी है कि भाई हाँ आ गई बहुत बढ़िया, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली देखो, क्या हमारी सीमाएं इतनी कमज़ोर हैं, हमारी बॉर्डर लाइन्स इतनी कमज़ोर हैं कि कोई भी व्यक्ति आ सकता है? तो ये सुरक्षा कर्मियों पर एक सवाल खड़ा करता है। ठीक है, आज एक आया है, कल 2 आए, 3 आए, बहुत सारे आ जाएं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। जिससे आप वीडियोस में भी देख रहे हो कि एक तबका एक ऐसा है जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, और एक तबका ऐसा हमारा ही समाज का जो उसको क्या कर रहा है, उसका विद्रोह कर रहा है कि जहाँ से आई है वहीं चली जाए। तो ये समाज में असंतुलन को वो पैदा करता ही करता है। ठीक है, देश में राजनीतिक अस्थिरता, स्थानीय लोगों को प्रवासियों के बीच दुर्लभ संसाधनों, आर्थिक अवसरों और सांस्कृतिक प्रभुत्व संघर्ष के साथ राजनीतिक सत्ता हथियाने के लिए भी अभिजात वर्ग द्वारा, यानी कि ये सब क्या है, देश की राजनीति में अस्थिरता हो सकती है। इसका सीधा सा जाता एग्जाम्पल क्या है, आप मणिपुर भी देख सकते हो, वहाँ लड़ाई झगड़ा कितना हो रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है रोहिंग्या CAA का भी था, इससे भी क्या होती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है जब आउटसाइडर आते, लोगों का रोज़गार चला जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेपाल के लोग हैं जो इंडिया में हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिससे लोगों का रोज़गार चला जाता है। ठीक है, बात चलो हम दूसरे देशों की क्यों करें, दूसरे देशों से आ रहे हैं, हम अपने ही राज्य का देख लेते। कोई बंदा एक राज्य से दूसरे राज्य से आ जाए, मान लो कोई बंदा दिल्ली का है, उसको अच्छी एजुकेशन, इन्वायरमेंट वगैरह ये सब मिला उसको, जिसकी वजह से वो अन्य राज्यों के एग्ज़ाम्स को अच्छे से वो क्या करता है, क्लेरिफाई कर लेता है, पास आउट कर लेता है, और वो वहाँ पे क्या कर लेता है, जॉब ले लेता है। तो उस राज्य के लोग, फॉर एग्जांपल MP का ही ले लो, वहाँ पे मान लो कोई दिल्ली का व्यक्ति गया नौकरी लेके, तो MP का बंदा तो रह गया ना। ठीक है, उस MP के वाले को उस लेवल की एजुकेशन नहीं मिली, उस हिसाब का इन्वायरमेंट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बेटर मार्क्स नहीं ले पाया, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। काबिलियत उसमें थी, बहुत अच्छी है, मेंटेलिटी बहुत अच्छी है, वो अपनी MP को बहुत अच्छी तरीके से जानता, पूरी गली चौराहे माहौल सबको अच्छे से जानता है,
लेकिन एक अच्छा कॉम्पिटिटिव मतलब कि एग्ज़ाम पास करने के लिए जो चाहिए थी सुविधा वो नहीं मिल पाई, जिसके कारण वो नहीं कर पाया। और एक दूसरा बंदा जिसको हाँ एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला, वो एग्ज़ाम पास तो कर गया लेकिन वो वर्क नहीं कर पाएगा शायद अच्छे से, क्योंकि हो सकता है माहौल में उसको ढलने में क्या लगे, टाइम। तो ये भी एक कारण होता है अस्थिरता का। जो मैं कहना चाहता हूँ, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। कानून और स्वास्थ्य में गड़बड़ी भी हो सकती है, सॉरी कानून और व्यवस्था में गड़बड़ी, है ना। मतदान में मान लो इतने सारे बंदे बुला लिए, अवैध बंदे थे, दूसरे इलाके के बंदे थे, उनका पासवर्ड बना रखा है एक ही राज्य का, ऐसा होता है। आप अपने दादा दादी से बात करना तो आपको पेंशन का भी एग्जाम्पल मिल जाएगा कि गांव में अलग पेंशन मिलती है, और अगर वो किसी और इलाके में रह रहे हैं तो वहाँ की भी पेंशन अलग मिलती है। उसी तरीके से वोटर आईडी कार्ड गांव का अलग बना होता है, और अगर जिस इलाके में रह रही हैं उसका अलग होता है, जिसकी वजह से 2 टाइम मतदान हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाते हैं लोग, है ना। मानव तस्करी भी होती है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में लोगों को किडनैप करके ले जाना है, ठीक है, या बहला फुसला के ले जाना और बाहर ले जाके या तो उनका काम करवाना या उनके शरीर बॉडी पार्ट्स को बेच देना काट कूट के। बहुत महंगे बिकते हैं शरीर के पार्ट्स। अगर गूगल करो, यूट्यूब करो तो आपको पता लग जाएगा कि आपके बॉडी पार्ट्स के एक एक हिस्से की प्राइस कितनी है। आपको एक गरीब आदमी नहीं है, ध्यान रखना, बहुत महंगे लोग हो आप। तो इस शरीर का हमेशा सम्मान करें, ठीक है। उग्रवाद का उदय, तो ये तो होगा ही, लड़ाई झगड़ा ये सब शुरुआत हो जाते हैं ये, तो ये सारे परिणाम हैं। अब भारत में मौजूदा कानूनी ढांचा क्या है इसके प्रति, तो ये अब आप पढ़ सकते हो। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी आप थोड़ा अपनी नॉलेज के लिए इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हो। लो ये रहा। अब हम पढ़ते हैं प्रवास के प्रभाव। चलिए भाई, अब हम प्रवास के प्रभाव पढ़ रहे हैं। ये सकारात्मक प्रभाव है, ठीक है, पॉजिटिव वाले। भूमि पर जनसंख्या के दबाव में कमी, देखो पढ़ो इसको। गांव से नगर की ओर होने वाले प्रवास से ग्रामीण जनसंख्या में कमी होती है, जिसके फलस्वरूप कृषि भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन नहीं हो पाता। अब कभी गांव जाना तो आपको दिखेंगे खेतों में जो लोग फ्लैट काट देते हैं ना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। ऐसे ना होने से क्या होगा, कृषि की पैदावार बढ़ेगी, ठीक है। इससे गांव में श्रमिकों की मांग और पूर्ति के बीच क्या हो, संतुलन बना रहता है, तथा इसके फलस्वरूप ग्रामीण बेरोजगारी में क्या होती है, कमी हो पाती है। क्योंकि जिन लोगों को काम नहीं मिला वो कहाँ जा रहे हैं, खेतों की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको खेतों के कम हिस्से नहीं करने पड़ेंगे, उनको बेचना नहीं पड़ेगा, और उस पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि कोई इमारत वगैरह नहीं बनेगी जो वहाँ की मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को ख़राब कर सकती है, वो सब नहीं होगा, है ना। उत्पादन में वृद्धि, प्रवास के फलस्वरूप ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है। उत्पादन, प्रवास के फलस्वरूप ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ग्रामीण समुदाय में कृषकों को अपनी भूमि पर कृषि करने का अवसर मिलता है, तथा नगरों में श्रमिकों की आपूर्ति बढ़ती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। इसका तात्पर्य है कि प्रवास द्वारा छोड़े जाने वाले स्थान, प्रवास से प्रभावित होने वाले स्थान दोनों को ही क्या मिलता है, लाभ मिलता है। वही चीज़ को अलग तरीके से बोल दिया गया है कि जो लोग क्या करते हैं, यानी कि जो लोग खेती नहीं करना चाहते और कुछ लोग खेती करना चाहते हैं, ठीक है। जो लोग खेती करना चाहते हैं वो अच्छे से काम करते हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी क्वांटिटी ये क्या होती है, ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, ओके। और जो लोग खेती नहीं करना चाहते वो शहरों की तरफ चले जाते हैं, जिनसे उनको डायरेक्ट आय मिलती है। तो इसकी वजह से दोनों ही स्थिति में लोगों को क्या होता है, फ़ायदा होता है प्रवासन में। अब आता है व्यक्तिगत कुशलता में वृद्धि। प्रवास के कारण अब वही बात बोली जाएगी, देखो, प्रवास के कारण ग्रामीण जनसंख्या की संरचना में होने वाले परिवर्तन से उन लोगों की योग्यता और कुशलता बढ़ने लगती है जो गांव में ही अपने परंपरागत व्यवसाय के द्वारा आजीविका अर्जित करते हैं। इसका कारण ये है कि प्रवास उन्हीं ग्रामीण द्वारा किया जाता है जो साधारणतः बेरोजगार होते हैं। यानी कि जो लोग गाँव छोड़ के जाते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, वही क्या है, बेरोजगार होते हैं। स्वाभाविक है, इससे प्रति व्यक्ति आय में कमी
हो जाने से परिवार के बचे हुए लोगों को आर्थिक स्थिति में क्या होता है, सुधार होता है। ठीक, क्योंकि अब वो जब जाएंगे नए सेक्टर में तो उनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो प्रति व्यक्ति आय यहाँ पर अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर वो गांव में ही रहेंगे तो उनकी पर कैपिटल इनकम क्या रहेगी, हमेशा कम रहेगी, जिससे उनको घर फाइनेंशियली प्रॉब्लम क्या होगी, फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आता है आर्थिक नियोजन को प्रोत्साहन। जब ग्रामीण समुदाय में प्रवास असंतुलित रूप से होने लगता है तो वहाँ आर्थिक विकास उन कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलने लगता है जिनके द्वारा ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हो सके। जिन ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि कृषि उपज के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होती, कहने का मतलब यहाँ पर सीधा सा है कि मान लो कोई किसी के पास कोई ज़मीन है, अच्छी ज़मीन है, लेकिन वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, एकदम ख़राब है, उस पर हम खेती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर करना पड़ेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें पानी वगैरह ये सब चाहिए, है ना, लेकिन उतना है नहीं, सुविधा नहीं कर सकते। अगर हम उतना इन्वेस्ट करेंगे तो उतना हमें आउटपुट नहीं मिल सकता। तो इससे अच्छा क्या है, वहाँ पर एक फैक्ट्री डाल दी जाए। फैक्ट्री डालने से जो प्रोडक्शन होगा उससे लोगों के, गांव के आसपास के लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है, जिससे क्या होगा, प्रवास वहाँ का रुक जाएगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, है ना। अब आता है नकारात्मक प्रभाव, पारिवारिक विघटन। ठीक है, ग्रामीण समुदाय से जब कुछ पुरुष दूसरे स्थानों पर जाकर बसते हैं तो साधारणतः वे अपने परिवार को गांव में छोड़ जाते हैं। इस दशा में परिवार की महिलाओं और बच्चों को अनेक ऐसे कार्यों के द्वारा आजीविका अर्जित करनी होती है जिससे वे कुशल नहीं होते, यानी कि ऐसे ऐसे काम करने होते हैं जो उन्होंने कभी नहीं करे। जैसे गांव में देखोगे कि पति जो है शहरों में जाके मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी वाइफ है वो क्या कर रही है, क्योंकि इनकम इतनी नहीं हो पा रही तो वो गांव में भट्टे यानी ईंटें होता है ना, ईटा बनाते हैं, तो उसमें जाके काम करती हैं या लेबर फॉर्म में काम करती हैं, जो उन्होंने कभी काम नहीं करा, लेकिन उनको अब क्या हो रहा है, करना पड़ रहा है। ठीक है, गंदी बस्तियों में वृद्धि हो जाती है। तो लोग देखो, कोई बंदा गांव में रह रहा है, उनके पास इतनी सुविधा नहीं है, इतनी चीज़ें नहीं है, तो वो कहाँ चले जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं कि उनको रोज़गार मिल जाए। और गंदी बस्तियों के निर्माण में मेरे को जितना लगता है, इसमें कहीं ना कहीं देश के यानी जो औद्योगिक एरिया है उनका भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो भी है। क्योंकि तो गंदी बस्तियों के निर्माण में क्या होता है कि लोग आते हैं अन्य राज्य से, उनको काम चाहिए होता है, काम मिल जाए, भले सस्ती दरों में काम मिल जाए, लेकिन वो काम की तलाश में रहते हैं। जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जो चल रही होती हैं, ठीक है, इलीगल फैक्ट्रीज भी आप जैसे चाहे वैसे बोल सकते हो, या फिर जो भी नॉर्मल जो चल रहा होता है उनका हिसाब किताब चलता है। ठीक है ना, उनका काम चल रहा है, उनको लेबर चाहिए होती है, उनको लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए, और उनको सस्ती लेबर चाहिए होती है कि सस्ते लोग मिल जाएँ, उनको काम चाहिए होता है। तो ये ऐसे ही लोगों को रखते हैं जो बहुत आधी से कम सैलरी में काम करने के लिए क्या हो जाएँ, तैयार हो जाएँ। तो जब इन लोगों को काम मिलता है तो वो क्या करेंगे, जब उनको लगे यार इतना ही तो पैसा मिलता है, अगर इतना पैसे हम गांव में आसपास जाएंगे तो हमारा तो बहुत खर्चा हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो क्या करते हैं, उसी फैक्ट्री के किसी एक इलाके में कहीं जाके अपना वो क्या करते हैं, तंबू वम्बू गाड़ लेते हैं और वहाँ पे वो रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होते हैं वहाँ जुड़ते जाते हैं। जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिलता सब अपना कोई एक तंबू गाड़ता है, कोई 2 गाड़ता है, कोई 3 गाड़ता है, जिससे एक बस्ती वहाँ बन जाती है। और इन्हीं बस्तियों से बहुत सारे जो एम्प्लॉय क्या होते हैं, फैक्ट्रियों में जाते हैं सस्ती वेतन पर। ठीक है, कम से कम इनको बसाने का जो काम है इनडायरेक्टली यही करते हैं। अगर इनको एक रिस्पेक्टफुल सैलरी दे दें तो ये कभी गंदी बस्तियों का निर्माण भी नहीं होगा। यानी कि औद्योगिक एरिया अगर लोगों को रोज़गार तो दे रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ही कम सैलरी पे देते हैं। लेकिन अगर ये अच्छी सैलरी दे दें तो ये गंदी बस्तियों का हो सकता है मेरे ख्याल से निर्माण नहीं होगा। क्योंकि लोग क्या करेंगे, फिर वो मूव ऑन करेंगे ना, अच्छी जगह पे जाएंगे, क्या वो रिस्पेक्टफुल एरिया में जाएंगे, या अपना घर बनाए, मकान बनाए और वहीं पे रहना क्या कर दें, शुरू कर दें। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात क्या होगी यहाँ पे समझ आई होगी। नगरीय बेरोजगारी में वृद्धि, क्योंकि आउटसाइडर जब आएंगे वो फैक्ट्रियों में जाके नौकरियां ले लेंगे कम सैलरी पर।
ठीक है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो सब जानती है कि हम 2 महीने ट्रेनिंग देंगे, मान जाएगा, सीख जाएगा, जो हमें काम चाहिए वो हम उसको काम क्या कर देंगे, सिखा देंगे। क्योंकि वही बंदा जो उस एरिया का बंदा होगा वो 25-30 हज़ार रुपये सैलरी लेगा, वो ट्रेन भी होगा, ठीक है। तो ओके, लेकिन कंपनियाँ क्या होती हैं, बहुत तेज़ होती हैं, वो ऐसे किसी बंदों को ले लेती हैं जो 10-12 हज़ार में काम करने के लिए तैयार हों, उसको 3-4 महीने सिखा देती हैं अपने से, बस पूरे साल का जो भी होता है उनका पैसा बचता है, उनकी सैलरी, ठीक है। और पहले से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा लेते हैं कि हम आपकी ट्रेनिंग पे इतना खर्च कर रहे हैं, अगर आपने छोड़ा तो हम आपकी सैलरी से काट लेंगे, समझ रहे हो। एक तो फ्री की ट्रेनिंग का भी चार्ज ले लेते हैं वो लोग, और ट्रेन करते अपना काम भी निकालते हैं, और जिसकी वजह से उस इलाके का एक व्यक्ति रह जाता है नौकरी से, जिससे क्या हो जाती है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है ना। अब इसमें ये बताया गया 4th पॉइंट के अंदर कि जब एक व्यक्ति अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, ठीक है, तो हो सकता है वो उस इन्वायरमेंट को स्वीकार ना कर पाए, ठीक है। जब एक होता नहीं, जब एक मान लो गरीब बंदा जो है किसी अमीर सोसाइटी में चला जाता है, तो वहाँ पे लोग टॉर्चर करते हैं, नकारते हैं, ये तो कल के अमीर, इनको क्या पता कैसे रहते हैं, इनको क्या पता कैसे खाना खाते हैं, ये तो बड़े डिस्गस्टिंग पीपल है, रिडिकुलस पता नहीं ऊट पटांग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो हो सकता है उनका मन ऐसा ना हो, जो भाई मेहनत करें सब कुछ आगे बढ़ गए, भाई तुम ख़ानदानी थे, वो अभी आया है, वो उसने वो माहौल में नहीं रहा, लेकिन वो भी चाहता था कि अपनी फैमिली को एक बड़ा घर दे सके, बड़ी सोसाइटी में ले जा सके, अब सुविधा दे रहा है, लेकिन वो समाज ऐसा होता है वो रहने नहीं देता, वो आउटसाइडर बोलने लग जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति जो है मेंटली परेशान हो जाता है, ठीक है, और गलत चीज़ों के उसमें चला जाता है। और वही यहाँ पे इसमें बताया गया है कि केरल के अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि अदर कंट्री में प्रवास करने वाले अधिकांश प्रवासी न्यूरोसिस, हिस्ट्रिया तथा कुंटा जैसे बीमारियों से ग्रस्त हो चुके थे, ठीक है ना। अब आता है अलगाववाद की समस्या, ये लड़ाई झगड़ा, जो ग्रामीण गांव से नगर में जाकर रहने लगते हैं वे नातेदार तथा मित्रों से अलग हो जाते हैं, यानी अपनी रिश्तेदारी छोड़ ही देते हैं। हम अपनी ही बात ले लेते हैं, हमारी फैमिली जो थी गांव से बिलोंग थी, वो काम करा, मेहनत करी, अब वो हम यहाँ पर सिटीज़ में बस गए, ठीक है। हमारे माँ बाप का गांव के लोगों, उनके रिश्तेदारों से आज भी संबंध बना हुआ है, पुराने लोग हैं, कनेक्शन रहता है, लेकिन हम जो नई जनरेशन है अब उस सिटीज़ को इतना स्वीकार कर लिया कि हम चाह के भी गाँव नहीं जाना चाहते, चाहे किसी की शादी भी हो नहीं जाना चाहते, क्योंकि जैसे हमारी पीढ़ी जब स्टार्ट होगी तो हम नहीं जा रहे, ठीक है ना। तो नगर के पर्यावरण के प्रभाव उनकी मानसिक स्वास्थ्य बनने लगती है, अपने निवास स्थान से उनका लगाव बहुत क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी जहाँ से हमारी फैमिली का ओरिजिन है हम वहाँ जाना छोड़ ही देते हैं। धीरे धीरे वे अपने आप को सामाजिक रूप से अलग थलग समझने लग जाते हैं, और यही क्या हो जाता है, अलगाववाद हो जाता है, ठीक है, यानी कि रहना क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बंद हो जाता है। और हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है और होना भी चाहिए कि यार हम जिस गांव से आए थे, आगे बढ़े हैं, और हमारी जो औलाद है वो ही नहीं जा रही है, तो उनको अब भले आप मजाक में करते हो या पीछे कैसा भी रीज़न हो आपका, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए कि आप जिस गांव से, जिस समाज से हो, आपको वहाँ जाना चाहिए, उस खेत हरियाली उस समाज से मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से आपके माँ बाप को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ था, हाँ मेरी औलाद भी उस गांव में जा रही है, घूम रही है, स्वीकार कर रही है। यानी कि आप भले, क्योंकि आप जब निकले थे तब गरीब थे, आज वापस जा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, अमीर हो, अच्छी स्थिति है, तो आप उसी गांव में एक अच्छा सा मकान बनाओ, ठाठ से तुम्हारे माँ बाप देखो कितना खुश होकर रहेंगे, उसकी एक अलग ही फीलिंग होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और आज के टॉपिक ये हो गया ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों के कमेंट्स वगैरह नहीं आएंगे तो बस भाई क्या करना पड़ेगा, वीडियोस को बंद करना पड़ेगा।